Dear students, after looking into how we can fetch data from the database and insert values into the database, let's see हम लोग database के अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर्ड हैं तो उन्हें हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो मेन आइडिया ये होगा कि हमारे पास एक फॉर्म होगा जिसके अंदर यूज़र जो है वो अपडेटेड वैल्यू देगा और फिर वो वैल्यू जो है वो हम लोग डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देंगे। तो लेट्स वर्क ऑन एन एग्जांपल। ओके, फॉर द अपडेट एग्जांपल लेट्स से हम लोग एक यूज़र है, उसका हम लोग यूज़र नेम प्रोवाइड करते हैं और उसका अपडेटेड पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यूज़र नेम जो है वो हमारे पास, उसके अगेंस्ट जो पासवर्ड है वो हम लोग अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग लेट्स से hello.php को ही यूज़ कर लेते हैं और इसको हम लोग update.php के नाम से सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम ले रहे हैं और उससे उसका अपडेटेड पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, अपडेटेड पासवर्ड। तो ये हमारे पास दो फील्ड्स हो गई और फिर जब यूज़र इस फॉर्म को सबमिट करवाएगा तो फिर हम लोग अपडेट यूज़र का स्क्रिप्ट कॉल कर लेते हैं, अपडेट यूज़र। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं कैसे हमारे पास ये नज़र आएगा। जो update.php के नाम से हमारे पास ये फाइल है। अब इसके अंदर यूज़र नेम है और फिर अपडेटेड पासवर्ड है। ठीक है, तो यूज़र नेम हमारे पास लेट्स से बिलाल है, अपडेटेड पासवर्ड हमारे पास 0000 हम लोग सेट कर देते हैं। और जब हम लोग इसे सबमिट करेंगे इस फॉर्म को तो ये हमारे पास अपडेट user.php के पास ये फॉर्म का डाटा चला जाएगा और वहाँ पे हम लोग बिलाल जो यूज़र नेम है उसे अपडेट कर देंगे इस ये जो अपडेटेड पासवर्ड है इसके साथ। हम लोग जो add user.php है इसी को सेव एज़ कर लेते हैं अपडेट user.php के नाम से। डेटाबेस से रिलेटेड कनेक्टिविटी हम लोगों ने इंक्लूड कर ली, डेटाबेस कनेक्शन आ गया पीडीओ की फॉर्म में। अब हम लोग अपडेट करते हैं, अपडेट यूज़र टेबल का नाम हमारे पास यूज़र था, अपडेट यूज़र सेट यूज़र नेम सेट पासवर्ड इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपडेटेड पासवर्ड देना है। ठीक है, और वो हम लोगों ने सेव कर लिया पासवर्ड के PHP वेरिएबल में। और अगेन यहाँ पे हम लोग जो है वो प्लेस होल्डर्स यूज़ करेंगे, सेट पासवर्ड इज इक्वल टू लेट से हम लोग यहाँ पे पोजिशनल प्लेस होल्डर ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही फील्ड है। और नहीं, इनफैक्ट हमारे पास दो फील्ड्स होंगी, एक पासवर्ड जो हम लोग सेट करें, अगर हम लोग सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं तो हमारे पास तमाम के तमाम पासवर्ड्स यूज़ हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे वेयर की क्लॉज भी देंगे, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र, सेट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र। तो ये हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको प्रिपेयर करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो हमारे पास यूज़र है वो हमारे पास यूज़र नेम में है और जो पासवर्ड है, जो प्लेस नेम होल्डर है वो हमारे पास पासवर्ड में है। अब क्योंकि हमारे पास नेम प्लेस होल्डर हैं तो इस वजह से हमारे पास इस पोजीशन को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द मेन थिंग इज़ दैट यू यूज़ ऑल द प्लेस होल्डर्स। तो यूज़र के अंदर हमारे पास ओल्ड यूज़र नेम आ गया और पासवर्ड के अंदर हमारे पास अपडेटेड पासवर्ड आ गया। ठीक है, इसे जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिटर्न टाइप होगी उसके अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं। तो हम लोग उसको काउंट कह देते हैं, इट शुड बी 1। तो अगर हम लोगों के पास कोई भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये यूज़र एग्जिस्ट करता था और उसका पासवर्ड हमारे पास अपडेट हो गया। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं, इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू 0 तो हम लोग मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं यूज़र नॉट फाउंड। और एल्स में हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं रिकॉर्ड फॉर यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुल। ठीक है, डबल कोट्स यूज़ करने से हमारे पास जो यूज़र नेम को हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, हम कंकैटिनेट नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स सी इफ़ दिस स्क्रिप्ट वर्क्स। अपडेट की हमारे पास फाइल है,
सबमिट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अपडेट यूज़र डॉट PHP में चली जाएगी। तो हमारे पास ये मैसेज आ गया, रिकॉर्ड फॉर यूज़र बिलाल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसे डेटाबेस में जाके हम लोग देख लेते हैं, यूज़र का जो टेबल इसे ब्राउज़ करते हैं। तो अब बिलाल का पासवर्ड हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो हम लोगों ने अपडेट किया था 0000 वो हमारे पास अपडेट हो गया। और लेट्स से अगर हम लोग कोई ऐसा यूज़र देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम लोग खुर्रम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, अब हमारे पास मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड फॉर यूज़र खुर्रम अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, वी शुड नॉट हैव दिस थिंग, लेट्स फिगर इट आउट बाय वी गॉट दिस मैसेज। हम लोग यहाँ पे काउंट को डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास काउंट के अंदर क्या वैल्यू है। ओके, लेट्स सी व्हाई वी आर गेटिंग दिस मैसेज कि रिकॉर्ड फॉर द यूज़र अपडेट सक्सेसफुली। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट के अंदर हम लोग काउंट रिसीव करें। एक्चुअली स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट आपके पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर आप डायरेक्टली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट द प्लेस होल्डर्स, दैट मीन प्रिपेयर और एग्जीक्यूट के बगैर एग्जीक्यूट करते हैं, तो यू वुड गेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेटेड इन दिस वेरिएबल। बट इफ़ यू आर यूजिंग प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट, देन यू हैव टू यूज़ अनदर फंक्शन, और वो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, बस काउंट इज़ इक्वल टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास रो काउंट का फंक्शन होगा। ये फंक्शन हमें ये बताएगा कि कितनी रोज़ जो हैं वो हमारे पास अपडेट हुई हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास 0 रोज़ अपडेट हुई हैं तो हम लोग कह देते हैं यूज़र नॉट फाउंड, अदरवाइज़ हम लोग ये कह देते हैं कि रिकॉर्ड फॉर यूज़र हैज़ बीन अपडेटेड। तो अब हमारे पास जब ये यूज़र है खुर्रम और ये हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका पासवर्ड हम लोग अपडेट करते हैं तो यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज आ गया। और जब कोई ऐसा यूज़र हम लोग पास करते हैं जिस तरह अहमद एग्जिस्ट करता है, उसका पासवर्ड हम लोग 1111 कर देते हैं। तो इसको जब सबमिट करते हैं तो रिकॉर्ड फॉर यूज़र अहमद अपडेट सक्सेसफुली, नाउ वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर्स। इसके अंदर अगेन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो एग्जीक्यूट है वो आपके पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। और अगर आपने अपडेट के अंदर ये देखना है कि कितने रिकॉर्ड्स आपके पास अपडेट हुए हैं, तो फिर आप स्टेटमेंट डॉट रो काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। उससे आपको आप नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो अपडेट हुए हैं वो आपको नंबर मिल जाएगा, और उसकी बेस पे फिर आप अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वी हैव टू डील विद एरर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, लेट्स हैव अ लुक एट देम। एरर्स की हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं और उसके हिसाब से हम उन्हें डिफरेंटली हैंडल करते हैं। जो सबसे कॉमन एरर्स हैं दोज आर एक्सपेक्टेड एरर्स, और एक्सपेक्टेड एरर्स हमारे पास यूज़र की इनपुट की बेस पे आते हैं, मोस्टली यूज़र की इनपुट की बेस पे आते हैं। या हम लोग कोई एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यूज़र ने वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, या जिस फॉर्मेट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस फॉर्मेट में उसने वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। इस किस्म की एरर्स को हम लोग लॉजिकली हैंडल कर लेते हैं, और ये एरर्स हम लोग रन टाइम पे चेक कर लेते हैं और उन्हें अप्रोप्रिएटली हम लोग उनसे डील कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ वार्निंग्स हैं। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग करते हुए कुछ वार्निंग्स आ सकती हैं जिनको हम लोग प्रोग्रामिंग लेवल के ऊपर जो है जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो तब हम लोग उनसे डील कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हमारे पास जो वार्निंग्स आती हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, उनको हम लोग वार्निंग्स कहेंगे, और उनसे हम लोग प्रोग्रामिंग लेवल के ऊपर ही जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसी वक्त हम लोग उनसे डील कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ एरर्स, ऐसे एरर्स हैं जो हमारे पास फैटल एरर्स होंगे। फैटल एरर्स हमारे पास क्या होंगे कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया और अब हमारे पास कोई ऐसा एरर आ गया जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, हमारा जो स्क्रिप्ट है वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कि किस किस्म के एरर्स हो सकते हैं? लेट्स से आपका वेब सर्वर और जो आपके पास डेटाबेस सर्वर है वो दो अलग मशीन्स पे होस्टेड हैं। जो आपके पास डेटाबेस सर्वर की मशीन है, लेट्स से इट वेंट डाउन। अब जब आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो अब आपके पास, क्योंकि डेटाबेस आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास वहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी और आपका जो प्रोग्राम है वो या तो क्रैश कर जाएगा, या फिर अगर आपने उसे अप्रोप्रिएटली हैंडल किया हुआ है
तो वहाँ पे आप अप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे। जिस तरह आप यूज़र को कह सकते हैं कि प्लीज़ ट्राई अगेन, देयर इज़ लाइक सम प्रॉब्लम, वी आर फेसिंग सम इश्यूज़, इस तरह के हम लोग कोई मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। मीनवाइल हम लोग एक ईमेल अलर्ट जनरेट कर सकते हैं। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें एक ऑटोमेटिकली मैसेज या ईमेल चली जाए कि जी ये सर्वर डाउन हुआ हुआ है, लुक इनटू इट ऑन अर्जेंट बेसिस। तो हम लोग अप्रोप्रिएटली उसको भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये कि फैटल एरर्स जब अकर हो गए, जब तक वो हमारे पास रिजॉल्व नहीं होगा, हमारे पास फर्दर प्रोग्राम की या जो हमारे पास वेब ऐप है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अगर हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप उसे प्रॉपरली चेक करें। डोंट एक्सपेक्ट कि यूज़र आपको हमेशा सही इनपुट देगा और कंप्लीट इनपुट देगा। सो एज अ वेब डेवलपर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक इनटू पॉसिबल एरर्स। देयर इज़ वन एग्जांपल। हम लोग यूज़र से लेट से कुछ डाटा ले रहे हैं, चाहे वो गेट की फॉर्म में, पोस्ट की फॉर्म में। वहाँ पे आईडी हमारे पास है, नेम 1 है जो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। नेम 2 के अंदर हमारे पास एक वैलिड नेम है, और नेम 3 के अंदर हमारे पास एक स्पेस है। %20 इज़ द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर स्पेस। जब इनकोड होती है हमारे पास स्पेस, तो हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर वो %20 से रिप्लेस हो जाती है। अब हम लोग इसको जब चेक करेंगे तो हम लोग इस सेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और एम्प्टी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस सेट का फंक्शन हमें ये बताएगा कि ये जो की हम लोग देख रहे हैं, जो वैल्यू हम लोग रीड करना चाहते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं। और एम्प्टी का फंक्शन हमें ये बताएगा कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो अगर एग्जिस्ट करती है तो वो एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। तो लेट्स लुक एट एग्जांपल्स। हमारे पास इस सेट को इनफैक्ट इनमें से हम लोग कोई भी वेरिएबल पास करेंगे तो इट वुड रिटर्न ट्रू, राइट। तो आईडी हम लोग पास करते हैं, नेम 1, नेम 2, नेम 3 पास करते हैं, तो इस सेट का फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करता है। इस सेट ये नहीं चेक करेगा कि हमारे पास अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर नल वैल्यू पड़ी हुई है, कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर कोई वैलिड वैल्यू पड़ी हुई है। सो इस सेट का फंक्शन सिर्फ ये चेक करेगा कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे हमारे पास नेम 4 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम लोग ये चेक करते हैं कि नेम 4 हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस सेट नेम 4, तो यहाँ पे इस सेट का फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास नेम 4 एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर नेम 4 रिक्वायर्ड है तो हम लोग वहाँ पे यूज़र्स से कहेंगे कि यू नीड टू प्रोवाइड दिस फील्ड। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर हम लोग उसको लेट से डेटाबेस के अंदर अगर वैल्यूज़ इंसर्ट करें तो नेम 4 को इंसर्ट नहीं करेंगे। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम लोग चेक कर लें कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमें चाहिए और उसमें से कौन कौन से अवेलेबल हैं। एम्प्टी के फंक्शन को अगर हम लोग ये वेरिएबल्स पास करेंगे तो एम्प्टी गेट आईडी के लिए हमें ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा? क्योंकि उसके अंदर वैल्यू 0 है एंड 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स और एम्प्टी। तो इस केस में हमारे पास आईडी जो है वो हमें ट्रू मिल जाएगी। नेम 1 क्योंकि एम्प्टी है, उसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं हुई, इट वुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इस केस में भी हमें ट्रू रिटर्न होगा। नेम 2 के अंदर हमारे पास एक वैलिड नेम है, तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न होगा। नेम 3 के अंदर हमारे पास स्पेस है, राइट, एक स्पेस है। अब स्पेस जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वैलिड वैल्यू, इसे आप एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। और नेम 4 हमारे पास एग्जिस्ट भी नहीं करता और उसके अंदर वैल्यू भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑफकोर्स उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर हम लोग एम्प्टी को नेम 4 पास करेंगे तो वो भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कैसे असेस करना चाहते हैं, आप इस सेट या एम्प्टी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हमारे पास अगर कोई एरर्स आ जाते हैं तो हम लोग उन्हें कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। जब हम लोग PHP को इंस्टॉल करते हैं किसी सॉफ्टवेयर स्टैक के थ्रू, जिस तरह हम लोगों ने शैम के थ्रू इसको इंस्टॉल किया, तो हमारे पास इसकी मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस होती हैं। हम लोग जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस डिफरेंट होती हैं, और जब हम लोग अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस डिफरेंट होती हैं। जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग वार्निंग्स को, एरर्स को डिस्प्ले करेंगे ताकि हमें टाइमली उनका पता लग जाए और हम लोग उन्हें हैंडल कर सकें। और जब हम लोग डिप्लॉयमेंट पे चले जाएंगे तो फिर हम लोग इन एरर्स को शायद लॉग तो कर रहे हो सर्वर पे, लेकिन हम लोग उनको डिस्प्ले नहीं करेंगे। सो लेट्स
look at the options how we can configure our PHP configuration such that we see warnings and errors. So let's have a look at it. हमारे पास PHP की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है, उसके अंदर हमारे पास एरर रिपोर्टिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, उसे हम लोगों को इनेबल करना पड़ता है या उसके अंदर से मुख्तलिफ ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ता है। इनफैक्ट PHP से रिलेटेड जितनी भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास एक फ़ाइल होती है php.ini, उसके अंदर स्टोर्ड होती है और उसके अंदर जाके हम लोग सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सी इस फाइल को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जब आप शैम्प को इंस्टॉल करेंगे और लोकल होस्ट पे जाएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास एक लिंक होगा PHP इन्फो का। इनफैक्ट इट इज़ अ सिंगल फंक्शन कॉल, या आप स्क्रिप्ट आप खुद भी लिख सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल स्क्रिप्ट। जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास PHP से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमारे पास नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसमें से एक है कि हमारे पास जो PHP की INI फ़ाइल है जिसके अंदर PHP की सेटिंग्स हैं वो हमारे पास कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो हमारे पास D ड्राइव में है, शैम के फ़ोल्डर में PHP और PHP के फ़ोल्डर में php.ini के अंदर स्टोर्ड है। हम लोग इसको कॉपी करते हैं, हम लोग किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाके इसको ओपन कर लेते हैं और ये हमारे पास PHP की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ओपन हो गई। अब इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जिनको हम लोग सेट कर सकते हैं और इसमें से कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हमारे पास एरर रिपोर्टिंग से रिलेटेड हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास php.ini को कॉन्फ़िगर करने की ये है कि हम लोग ini_set का फंक्शन कॉल कर लें। तो इसके अंदर से जिस चीज़ को भी हम लोग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उसका हम लोग नाम देंगे और उसकी वैल्यू देंगे, तो हम लोग इस फंक्शन के थ्रू भी PHP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एट टाइम्स इस तरह होता है कि जब आप PHP को कॉन्फ़िगर करें और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो जस्ट रीस्टार्ट योर अपाची वेब सर्वर। जो हमारे पास PHP की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है उसके अंदर से एक हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले एरर की। अगर आपके पास डिस्प्ले एरर की ऑप्शन ऑफ हुई हुई है तो आपको जो एरर्स होंगे वो नज़र नहीं आएंगे। इट माइट बी फाइन, इनफैक्ट इट शुड बी डन फॉर डिप्लॉयमेंट। जब आपने वेबसाइट को डिप्लॉय किया हुआ है, वो होस्टेड है, तो आपके पास ये ऑप्शन डिसेबल्ड ही होनी चाहिए। लेकिन जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो दिस ऑप्शन मस्ट बी इनेबल्ड, ताकि जैसे ही आपके पास कोई वार्निंग्स या एरर्स आएँ तो आपको उनका पता चल जाए और आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकें। इसको या तो आप php.ini फ़ाइल के अंदर डिस्प्ले एरर्स को सर्च करेंगे और उसकी ऑप्शन जो है वो आप ऑन कर देंगे, या फिर आप ini_set से जो है वो डिस्प्ले एरर्स को 1 कर सकते हैं। उससे आपको वो एरर्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास एरर्स को लॉग करने की है। दैट मीन्स कि जब भी आपके पास कोई एरर अकर होता है तो उस एरर की इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर एक लॉग फाइल के अंदर सेव हो जाती है। तो इसको जो है वो आप डेवलपमेंट मोड पे भी इनेबल करेंगे और आप इसको जब वेबसाइट आप डिप्लॉय कर रहे हैं तब भी आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, ताकि जो भी एरर्स हैं वो आपके पास लॉग हो जाएं और अगर वेबसाइट आपके क्रैश होती है या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं तो आप उन लॉग फाइल्स को देख के फिगर आउट कर सकें कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वेबसाइट के अंदर कोई इशू आया। ये स्टूडेंट्स, जब हमारे पास वेबसाइट हमारे पास डिप्लॉय हुई हुई है, वो यूज़ हो रही है, तो उसके अंदर अगर हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ जाता है जिसे हम लोग रन टाइम एरर कहेंगे, तो उनको उस एरर को हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग की हम लोगों ने एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में भी देखी थी, और फिर जब हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे कि किस तरह हम लोग PHP को से इंटरेक्ट कर सकते हैं, PHP के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो तब भी हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग की बेसिक्स जो हैं वो देखी थी। लेट्स गेट इनटू मोर डिटेल्स। एक्सेप्शन बेसिकली प्रोड्यूस हमारे पास उस वक्त होगी जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर अकर हो गया। इसकी एग्जांपल इस तरह है, जिस तरह आप एक टेबल के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर कोई ऐसा कॉलम स्पेसिफाई कर देते हैं जो टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे आपके पास एक एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो जाएगी। तो इन एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, लेट्स सी। अगर हम लोग MySQL का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोसीजरल एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफरेंट वे में होती है। उसके अंदर हमें एक एक्सप्लिसिट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा MySQL connect error का, और अगर हमारे पास ये फंक्शन
नल रिटर्न नहीं करता तो इसका मतलब है कि कोई एरर अकर हुआ है, और उसकी डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। वे के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल करना आसान हो जाता है। इसके अंदर जिन स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एरर आ सकता है, उसे हम लोग एक ट्राई ब्लॉक में लिख देते हैं। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एरर आ सकता है, चाहे वो डेटाबेस से कनेक्ट करने की हमारे पास ऑप्शन है, या फिर हमारे पास वो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, या हमारे पास कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट करें कि कोई एरर आ सकता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसे कैच कर लेंगे और एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अगर हम लोग एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह पीडीओ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोग पीडीओ एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अगर जनरली किसी भी एक्सेप्शन को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब इस एक्सेप्शन के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि वो एक्सेप्शन है क्या, वो हमें गेट मैसेज से मिल जाएगी। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास वो एक्सेप्शन कौन सी लाइन पे अकर हुई है। जो हमारे पास कोड था उसकी कौन सी लाइन पे हमारे पास ये एक्सेप्शन अकर हुई है, वो हम लोग e.getLine के थ्रू कर सकते हैं। और फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन से फंक्शंस कॉल हुए थे। पूरा हमारे पास जो स्टैक ट्रेस है वो हम लोग गेट कर सकते हैं कि किस फंक्शन ने किसको कॉल किया और उसने किसको कॉल किया था, अल्टीमेटली कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था जिस पे हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हुई है। तो वो हम लोग e.getTrace के फंक्शन के थ्रू वो जो स्टैक ट्रेस है वो हम लोग देख सकते हैं। टाइम्स इस तरह होता है कि हमारे पास चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो, हम लोग कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जिस तरह हम लोग ये चाहते हैं कि अगर डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, हमारा रिक्वायर्ड काम जो हम लोग करना चाहते हैं वो चीज़ हो जाती है, तो फिर हम लोग डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज़ कर दें। या अगर हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है, तब भी हम लोग जो उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कनेक्शन के जो ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग फ्री करवा दें। तो फाइनली के अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो हर केस में एग्जीक्यूट होगा। चाहे हमारे पास ट्राई ब्लॉक जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती, उसके बाद भी फाइनली वाली स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। और अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है, तो एक्सेप्शन के अंदर जो कैच के अंदर हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है, उस कोड के कंप्लीट होने के बाद फिर हमारे पास फाइनली वाला कोड उस केस में भी एग्जीक्यूट होगा। इस तरह भी हो सकता है कि हम लोग खुद से कोई एक्सेप्शन थ्रो करना चाहें, उसके लिए हम लोग एक थ्रो एक्सेप्शन का जो है वो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और फिर जब हम लोगों ने एक्सेप्शन थ्रो करनी है तो हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारे पास एक एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, जब हम लोग यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वो इनपुट एक ख़ास फॉर्मेट में है या नहीं, तो ये काम करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस का है। रेगुलर एक्सप्रेशंस आर बेसिकली पैटर्न्स अगेंस्ट विच वी कैन मैच सम स्ट्रिंग और यूज़र इनपुट, और फिर हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट थी वो रिक्वायर्ड पैटर्न को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। I would strongly suggest you to learn and practice regular expressions, क्योंकि जब भी आप पैटर्न्स को यूज़ कर रहे होंगे, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस हेल्प आउट करेंगे। दे आर वेरी सिंपल टू लर्न एंड यूज़, एंड द गुड थिंग अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशंस इज़ दैट यू कैन यूज़ सेम रेगुलर एक्सप्रेशंस इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस। और थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन का वो तमाम लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सेम होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ लिटरल करैक्टर्स होंगे और कुछ हमारे पास मेटा करैक्टर्स होंगे। लिटरल करैक्टर्स एज इट इज़ मैच होते हैं, और मेटा करैक्टर्स की हमारे पास डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये कुछ मेटा करैक्टर्स दिए हुए हैं, वी विल लुक इनटू देम। और जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं, दे आर बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड मेटा करैक्टर्स। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। हमारे पास एक मेटा करैक्टर होता है कैरेट का, एक मेटा करैक्टर होता है डॉलर का। इन्हें आप इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं और इनको अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इन्हें, लेट्स से इफ़ यू जस्ट लुक एट द कैरेट सिंबल, इसका ये मतलब है कि जो पैटर्न हम लोग मैच करना चाह रहे हैं, इट शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जिस तरह अगर हमारे पास स्ट्रिंग है id इज़ इक्वल टू 5, लेट्स से ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और हम लोग ये चाहते हैं कि
ये चेक करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास आईडी से शुरू हो रहा है या नहीं, तो हम लोग इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि कैरेट सिंबल आईडी। अब कैरेट सिंबल मेटा कैरेक्टर है, आईडी जो है वो लिटरल्स हैं, आई और डी लिटरल्स हैं। अब इससे क्या होगा कि ये वाला पैटर्न जब हम लोग यूज़ करेंगे इस स्ट्रिंग को मैच करने के लिए, तो वी वुड नो कि ये स्ट्रिंग क्योंकि आईडी से शुरू हो रहा है तो वी वुड गेट अ ट्रू वैल्यू, राइट। सो दिस पैटर्न वुड बी मैच्ड। अगर हमारे पास कोई और स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है लेट्स से नम इज़ इक्वल टू 5, अब जब हम लोग ये स्ट्रिंग पास करेंगे इस रेगुलर एक्सप्रेशन को तो विल गेट अ फॉल्स वैल्यू बिकॉज दिस स्ट्रिंग विल नॉट बी मैच्ड। अच्छा, इसी तरह जो डॉलर सिंबल है ये हमारे पास स्ट्रिंग के एंड को मैच करता है, कोई वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग के एंड पे आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो ये पैटर्न उसके साथ उसको मैच करेगा। अगर हम लोग इन दोनों को इकट्ठा यूज़ कर लेते हैं तो इसका ये मतलब है, लेट्स अगर यही एग्जांपल ले लें कैरेट सिंबल क्वर्टी डॉलर साइन, तो इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ उस स्ट्रिंग को मैच करेगा जो एग्जैक्टली क्वर्टी है, जो हमारे पास क्यू से शुरू हो रहा है, उसके बाद डब्ल्यू आ रहा है, ई आर टी वाई, और वाई इज़ द लास्ट करेक्टर, क्यू इज़ द फर्स्ट करेक्टर एंड वाई इज़ द लास्ट करेक्टर। तो जब आपने पूरे के पूरे जब आप चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट पैटर्न को फॉलो करे, तो आप ये दोनों सिंबल्स को इकट्ठा यूज़ करेंगे। अगर आप इनमें से एक सिंबल को भी नहीं यूज़ करते या दोनों सिंबल्स को नहीं यूज़ करते, आप जस्ट क्वर्टी लिख देते हैं, तो फिर आपके पास क्वर्टी स्ट्रिंग के अंदर, इनपुट स्ट्रिंग के अंदर जिस भी जगह पे आ रहा होगा तो रेगुलर एक्सप्रेशन उसको मैच कर लेगी। जिस तरह अगर हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई डी ई एफ, राइट, और हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सिर्फ हमारे पास क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई है, राइट। अगर हमारे पास सिर्फ ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये स्ट्रिंग इससे मैच कर जाएगा। क्यों मैच कर जाएगा? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कहा है कि ये पैटर्न किसी भी जगह आ सकता है स्ट्रिंग में, तो इसके बीच में भी आ रहा है तो उसको मैच कर देगा। लेकिन ये वाला जो स्ट्रिंग है इस पैटर्न से मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुरू में क्यू नहीं आ रहा और आखिर में हमारे पास वाई नहीं आ रहा, या इनफैक्ट ये पूरा स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास मैच करना चाहिए होल इनपुट स्ट्रिंग के साथ। इसी तरह हमारे पास कुछ और मेटा करेक्टर्स हैं। स्लैश टी इट इज़ यूज फॉर मैचिंग टैब्स, स्लैश एन इज़ फॉर न्यू लाइन्स, डॉट इज़ यूज फॉर मैचिंग एनी करेक्टर एक्सेप्ट द न्यू लाइन। तो अगर आपने कहीं रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट यूज़ कर लिया तो इट वुड मैच एनी करेक्टर। जिस तरह अगर हम लोग ये कहते हैं हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ए डॉट बी, राइट, तो इसके अंदर ए आना चाहिए, फिर कोई भी करेक्टर आ जाए न्यू लाइन के अलावा, फिर हमारे पास बी आना चाहिए। तो इससे हमारे पास किस किस्म के स्ट्रिंग्स मैच करेंगे? जिस तरह ए एक्स बी, ए टू बी, मतलब ए और बी में कोई एक करेक्टर आना चाहिए। दिस करेक्टर कैन बी एनी करेक्टर एक्सेप्ट द न्यू लाइन। तो अगर आपने ये देखना हो कि आपके पास बीच में कोई भी करेक्टर आ जाए तो उसे आप डॉट से मैच करेंगे। अगर आप एक स्ट्रिंग को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट इज़ बेसिकली अ क्लास ऑफ कैरेक्टर्स। इसका ये मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आपने कैरेक्टर्स स्पेसिफाई किए हैं इसमें से कोई एक भी कैरेक्टर मैच होना चाहिए, और इनफैक्ट एग्जैक्टली एक कैरेक्टर मैच होना चाहिए। तो अगर हम लोग इस रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो ये Q को मैच करेगी, W को मैच करेगी, E को मैच करेगी, और इसमें से एक एक कैरेक्टर को मैच करेगी। तो इसका ये मतलब है कि वो स्ट्रिंग्स जिसके अंदर इनमें से कोई एक भी कैरेक्टर आ रहा है, उनके बेशक सब स्ट्रिंग में आ रहा हो, वो इससे मैच करेंगे। अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैरेट सिंबल यूज़ करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि इन कैरेक्टर्स के अलावा कोई भी कैरेक्टर आ जाए, ठीक है। तो ये निगेशन के लिए यूज़ होता है। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रेंजेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ए टू जी कह देते हैं तो इसका मतलब है ए से लेके जेड तक कोई भी कैरेक्टर मैच हो जाएगा। अगर हम लोग स्लैश डब्ल्यू यूज़ करते हैं तो इसके इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अ सेट ऑफ रेंजेस, जिसके अंदर हमारे पास ए टू जी, स्मॉल, कैपिटल ए टू जी और फिर 0 to 9, इनमें से कोई भी कैरेक्टर होगा तो वो स्लैश स्मॉल डब्ल्यू से मैच हो जाएगा। और स्लैश बिग डब्ल्यू से क्या होगा कि नॉन वर्ड कैरेक्टर, कि इनके अलावा अगर कोई कैरेक्टर है तो वो मैच होगा, अदरवाइज वो मैच नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास स्लैश स्मॉल एस का कैरेक्टर है, इट मैचेस स्पेसेस। स्पेसेस के अंदर आपके स्पेस भी आ जाएगी, टैब्स भी आ जाएंगे, आपके पास कैरेज रिटर्न भी आ जाएगा। तो तमाम आपके पास जो स्पेस कैरेक्टर्स हैं वो इससे मैच हो जाएंगे। स्लैश कैपिटल एस का क्या मतलब है कि नॉन स्पेस कैरेक्टर्स, कि स्पेस, टैब और जो स्पेस कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा आपके पास कोई कैरेक्टर है।
स्लैश डी वुड मैच अ डिजिट एंड अगेन स्लैश कैपिटल डी वुड मैच अ नॉन डिजिट, के डिजिट के अलावा आपके पास कोई भी और करेक्टर हो। स्टैरिक प्लस और क्वेश्चन मार्क रिपीटिशन के लिए आते हैं। जैसे अगर हम लोग ये लिखते हैं ए स्टैरिक, इट मीन्स 0 और मोर अक्रेंसेस ऑफ ए, तो ये आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग को भी मैच करेगा, ए को भी मैच करेगा, ए इनफाइनाइट ए होंगे तो उनको भी ये मैच करेगा। और इसी तरह अगर आप ए प्लस लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि 1 और मोर अक्रेंस, तो अगर ए प्लस लिखते हैं तो ये ए को मैच करेगा, डबल ए को मैच करेगा, ट्रिपल ए को मैच करेगा एंड सो ऑन, मतलब ए को जितनी मर्जी मरतबा आप रिपीट करते हैं। और अगर आप ए क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है 0 और 1 अक्रेंस ऑफ दिस करेक्टर, तो आपके पास जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी इससे मैच हो जाएगा और एक सिंगल ए मैच हो जाएगा। बस ये इससे दो चीज़ें मैच होंगी, तो या ये पैटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अलावा हम लोग ग्रुपिंग यूज़ कर सकते हैं, रिपीटिशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर n लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये करेक्टर n टाइम्स अपीयर हो रहा है। जिस तरह अगर हम लोग A3 लिखते हैं तो इट वुड मैच A, मतलब 3 मतलब इनपुट स्ट्रिंग में A आ रहा होगा तो वो A3 उसको मैच करेगा। अगर हम लोग n के बाद कॉमा यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब है n और मोर मैचेस। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे A2 कह देते हैं तो इसका मतलब है एटलीस्ट 2 कॉमा कह देते हैं तो इसका मतलब है 2 A's का आना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ए एंड सो ऑन। अगर हम लोग n, m कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास n से लेके m तक रिपीटिशन हो सकती है। अगर जैसा 2,5 कर देते हैं, A2,5, तो इसका मतलब है उसके अंदर 2 से लेके 5 तक A's आ सकते हैं। एक सिंगल आपके पास बार है तो इसका मतलब है कि और, जिस तरह अगर A और B कहते हैं हम लोग तो इसका मतलब है कि जो इससे स्ट्रिंग मैच होगा उसमें A का होना या B का होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, जिस तरह आप ये कह सकते हैं ऑन और ऑफ, तो इसका ये मतलब है कि ऑन या ऑफ इसमें से कोई भी वर्ड होगा तो वो मैच हो जाएगा। और आप लॉजिकल ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो आपके पास जब लॉजिकल ग्रुपिंग करनी है तो आप उसके लिए पैरेंथेसिस को यूज़ करेंगे। एक जो भी आपके पास सबसेट है रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसे आप पैरेंथेसिस में डाल के और फिर पैरेंथेसिस के साथ आप बाकी मेटा करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टैरिक है, प्लस है, क्वेश्चन मार्क है, कर्ली ब्रैकेट्स है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर वी हैव लर्नड अबाउट द बेसिक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, let's see how we can define regular expressions for a few patterns. हम लोग वो पैटर्न्स लेते हैं जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं और हो सकता है वेब के ऊपर आपको ये पैटर्न्स यूज़ करना पड़े। अगर आप इन एग्जांपल्स को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ख़ुद से पैटर्न्स डिफ़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू पैटर्न्स। अब देखें, जो हमारे पास CNIC होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास एक डैश होती है, फिर हमारे पास 7 डिजिट्स होते हैं, फिर एक डैश होती है और फिर हमारे पास एक डिजिट होता है। नॉर्मल हमारे पास जो CNIC का पैटर्न है वो हमारे पास इस तरीके से होता है। अब एट टाइम्स इस तरह भी होता है कि यूज़र जो है वो डैश मेंशन नहीं करता, सिर्फ जो डिजिट्स है उनको मेंशन कर देता है। तो ये जो डैशेस हैं ये हमारे पास ऑप्शनल हो जाएंगे, ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। और फिर हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगी वो ये होगी कि हम लोग लिखेंगे /d, फिर हमारे पास 5 डिजिट्स का आना ज़रूरी है, तो हम लोग करली ब्रैकेट्स में 5 लिख देते हैं, तो इट मीन्स कि वी शुड हैव 5 डिजिट्स। फिर हमारे पास एक हाइफन आ रहा है एंड दिस इज़ ऑप्शनल, राइट। तो इसके अंदर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि डैश हो या ना हो, बोथ वुड बी फाइन। फिर हमारे पास 7 डिजिट्स आ रहे हैं तो /d 7 लिख देंगे। फिर हमारे पास डैश है विच इज़ ऑप्शनल, फिर हमारे पास एक डिजिट आ रहा है उसके लिए /d लिख देंगे। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वी शुड हैव 5 डिजिट्स, देन वी माइट हैव एन ऑप्शनल dash, then we should have 7 digits, then we might have optional dash, and then we should have a single digit। तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अब इनपुट स्ट्रिंग अगर आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करते हैं तो आपके पास अगर जो CNIC है उसके अंदर उससे पहले भी अगर कुछ कैरेक्टर्स हैं और उसके बाद भी अगर कुछ कैरेक्टर्स हैं, राइट, तो तब भी आपके पास ये जो इनपुट है ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगी।
तो आपने ये ख्याल रखना, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट फील्ड पूरी की पूरी एक पैटर्न से मैच करे, तो आपने इस रेगुलर एक्सप्रेशन के स्टार्ट में कैरेट सिंबल और एंड में डॉलर साइन यूज़ कर लेना है। तो इसका ये मतलब है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो कम्प्लीटली इस एक्सप्रेशन से मैच होना चाहिए, ये नहीं कि उसका कोई सब स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन से मैच हो जाए, ठीक है। तो ये जस्ट मेक श्योर कि आपके पास ये सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। और फिर अगर आप कोर्स में रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आपने एस्केप कर लेना है। तो इसके अंदर एस्केप वाले सिर्फ बैक स्लैश है, उसको आप एस्केप कर लेंगे और फिर अब आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट पैटर्न्स को जो है वो मैच कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को मैच कर सकते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ऑफ ईमेल एड्रेसेस। ईमेल एड्रेस में हमारे पास क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है, फिर हमारे पास एक ऐट का सिंबल होता है, यूज़र नेम होता है, ऐट का सिंबल होता है, फिर हमारे पास डोमेन होती है, फिर डॉट होता है, फिर सब डोमेन होती है। और इस तरह भी होता है कि हमारे पास ये जो पैटर्न है ये हमारे पास मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। दैट मीन्स कि जिस तरह रबी एट vu.edu.pk, तो ये वाला जो पैटर्न है ये हमारे पास वन और मोर टाइम्स रिपीट हो सकता है। इसका एग्जैक्टली वन टाइम्स आना ज़रूरी है, इसका एग्जैक्टली वन टाइम्स आना ज़रूरी है, ऐट सिंबल का एग्जैक्टली वन टाइम आना ज़रूरी है। तो लेट्स से हम लोग जो ईमेल डोमेन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग सिर्फ A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल और 0 to 9 ये अलाउ करते हैं यूज़र नेम के लिए और डोमेन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो ईमेल पैटर्न बना सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि /w प्लस, नाउ स्मॉल w मैचेस A to Z बोथ कैपिटल एंड स्मॉल एंड 0 to 9। हम लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्ड कैरेक्टर्स आने चाहिए, फिर हमारे पास ऐट का सिंबल आना चाहिए, ठीक है, @ का सिंबल आना चाहिए, फिर हमारे पास /w प्लस, ये फिर हमारे पास जो डोमेन है जिस तरह vu डोमेन है तो वो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स अपीयर हो सकते हैं और वो भी हम लोग कह रहे हैं कि A to Z और 0 to 9 होंगे। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में आपके पास ऐसी भी डोमेन्स हो सकती हैं जिसके अंदर हाइफन आ रहे हैं, अंडरस्कोर आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो डिजिट्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में। फिर आप कह रहे हैं कि आपके पास एक डॉट आ रहा है, जो ईमेल एड्रेस के अंदर आपके पास ये डॉट आ रहा है, और फिर आपके पास सब डोमेन जो है वो अगेन वन और मोर वर्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये वाला जो डॉट वाला जो पार्ट है ये एक या एक से ज़्यादा मरतबा आ सकता है। जिस तरह अगर हम लोगों के पास एड्रेस ये है कि rabi@vu.edu.pk, राइट। तो अब ये जो w प्लस है ये रबी को मैच करेगा, ऐट को मैच करेगा, फिर /w प्लस vu को मैच करेगा। अब हमारे पास एक ग्रुपिंग है, उसके अंदर हम लोग कह रहे हैं डॉट है वो हमारे पास इसको मैच करेगा, क्योंकि डॉट मेटा कैरेक्टर है इस वजह से उससे पहले हम लोगों ने बैकस्लैश यूज़ कर लिया, वरना अगर बैकस्लैश नहीं यूज़ करेंगे तो इसका भी मतलब है कोई भी कैरेक्टर हो जाए, इट माइट नॉट बी ओनली लिटरल डॉट ना। और फिर हमारे पास /w प्लस है वो इस चीज़ को मैच करेगा। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये हमारे पास वन और मोर टाइम्स रिपीट हो सकता है। इसके आगे हम लोग एक प्लस ऐड कर देंगे, तो ये जो करली जो ये पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर हमारे पास ये जो पैटर्न लिखा हुआ है एक मरतबा ये .edu को मैच करेगा, .edu, और सेकंड टाइम हमारे पास क्योंकि वन और मोर अक्रेंस है तो सेकंड टाइम में हमारे पास ये .pk को मैच करेगा। दिस इज़ अ वेरी नाइव रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर मैचिंग एन ईमेल एड्रेस एंड इट वुड ओनली मैच ईमेल एड्रेस एंड डोमेन्स जिसके अंदर आपके पास A to Z कैपिटल एंड स्मॉल और 0 to 9 के सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। अगर हम लोग मोबाइल नंबर्स की बात करें तो यूजुअली पाकिस्तान के अंदर दो फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। आप ये लिखते हैं 0 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इसके बीच में बाज़ औक़ात आप हाइफन डाल देते हैं, या दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि आप +92 लिखते हैं, उसके बाद 0 नहीं लगाते, 300, फिर ऑप्शनल आपके पास डैश है, इवन 92 के बाद भी ऑप्शनल आपके पास डैश है, फिर आपके पास मोबाइल नंबर है, राइट। तो अब इसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिख सकते हैं। जब हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि शुरू में हमारे पास +92 या हमारे पास 0300 में से, या इनफैक्ट कोई भी हमारे पास 03 के बाद कोई भी दो डिजिट्स हो सकते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास या तो +92 आ जाए और 92 की जगह हमारे पास 0 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास पैटर्न जो है वो सेम होगा। तो 92 और 0 में से कोई एक चीज़ आ सकती है।
और 92 के बाद हाइफन जो है वो हमारे पास ऑप्शनल है। प्लस क्योंकि हमारे पास मेटा कैरेक्टर है तो इसको हम लोग स्केप करेंगे। तो अब +92 का और डैश ऑप्शनल करने का क्या मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास आएगी, इसको हम लोग ग्रुप कर देते हैं और साथ लगा देते हैं कि अगर हमारे पास +92 नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास 0 का आना ज़रूरी है, राइट। तो या तो हमारे पास +92 300 होगा या फिर हमारे पास 0 300 होगा। ओके, ये तो हम लोगों ने सिर्फ इतने से पार्ट को मैच किया, सिर्फ इतने से पार्ट को मैच किया। अब हम लोग 300 से ऑनवर्ड्स वाला पार्ट मैच करते हैं। तो ऑल्दो हमारे पास 3 से मोबाइल नंबर स्टार्ट होते हैं तो 3 को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई से 2 डिजिट्स आ सकते हैं, 030 हो सकता है, 031, 032 और इवन इनफैक्ट अगर आपको पता है कि 035 से ऑनवर्ड्स नंबर नहीं है तो आप इसको लिमिट कर सकते हैं कि 3 के बाद आपके पास 0 से लेके 5 तक कोई करैक्टर आएगा। अगर आपने उसे लिमिट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 के बाद 0 से लेके 5 तक होगा। दैट मीन्स ये किसे मैच करेगा, 30, 31, 32, 33, 34, 35, आई डोंट नो 36 है या नहीं, लेकिन आप इस तरह लिख सकते हैं। और फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग या फ्यूचर पर्पज़ के अगर कोई नई हमारे नया ऑपरेटर आ जाता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास, सॉरी वी डोंट नीड करली टू यूज़ करली ब्रैकेट्स हियर, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि 3 के बाद 2 डिजिट्स का आना ज़रूरी है, -D2, तो ये हमारे पास आना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास एक डैश ऑप्शनल होगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे डैश लगा के, और फिर हमारे पास 7 डिजिट्स का आना ज़रूरी है। तो आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि D7 हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफ़ाइन की है जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मोबाइल नंबर्स हैं उनको मैच करेगी। तो मोबाइल नंबर हमारे पास +92 से शुरू हो सकते हैं, उसके बाद डैश ऑप्शनल होगी या फिर हमारे पास वो 0 से शुरू होगा। उसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 डिजिट्स होंगे और फिर उसके बाद डैश जो है वो हमारे पास ऑप्शनल होगी और फिर उसके बाद 7 डिजिट्स का आना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूज़र से जब आप इनपुट लेंगे तो इन पैटर्न्स के अगेंस्ट आप मैच करेंगे और देखेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट दी है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग पैटर्न्स को किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट PHP हमें बहुत से प्री डिफाइंड पैटर्न्स जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वो PHP हमें प्रोवाइड करती है। उन्हें हम लोग कहते हैं PHP फ़िल्टर्स। तो आइडिया ये होता है कि हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग होता है, या तो हम लोग उसे वैलिडेट करते हैं एक पैटर्न के अगेंस्ट कि ये इनपुट जो है इस पैटर्न से मैच कर रही है या नहीं कर रही, या फिर हम लोग ये करते हैं कि अगर उसके अंदर अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं तो उनको हम लोग रिमूव कर देंगे। So we can do these things using PHP filters. PHP filters की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 2 किस्म के फ़िल्टर्स होते हैं मेनली। एक हमारे पास वैलिडेशन फ़िल्टर्स होते हैं और एक सैनिटाइजेशन फ़िल्टर्स होते हैं। वैलिडेशन फ़िल्टर्स को जब हम लोग कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो फंक्शन हमें ये बता देता है कि ये पैटर्न मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। और जो हमारे पास सैनिटाइजेशन के फ़िल्टर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं कि जो अनवांटेड कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिमूव करके हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर देते हैं। इन पैटर्न्स को हम लोग यूज़ किस तरह करते हैं, filter_var का हमारे पास एक फंक्शन होता है। फ़िल्टर्स का को हमें इनेबल करना पड़ता है PHP में, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मोस्टली इनेबल्ड होते हैं। filter_var के फंक्शन को हम लोग वैल्यू पास करते हैं जैसे हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रही है या नहीं, और फिर हम लोग उसको फ़िल्टर पास कर देते हैं। फ़िल्टर किस तरह के हो सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम। अगर हम लोग वैलिडेट फ़िल्टर्स की बात करें तो एक हमारे पास कॉमन फ़िल्टर है ईमेल एड्रेस का। अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक जो इनपुट हम लोगों ने यूज़र से ली है वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट में है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग filter_validate_email का फ़िल्टर यूज़ करेंगे। इसे यूज़ किस तरह करेंगे, हमारे पास लेट्स से ईमेल एड्रेस है abc@mail.com, ठीक है, और उसके लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं filter validate email का। तो ये 2 पैरामीटर्स हमें पास करने पड़ेंगे। अब अगर तो हमारे पास ये एक वैलिड ईमेल होगी तो हमें ये स्ट्रिंग एज इट इज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है तो हमारे पास ईमेल के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास यही वैल्यू जो abc@mail.com है, यही वैल्यू हमारे पास ईमेल के वेरिएबल में आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसे कोई इनवैलिड ईमेल एड्रेस दे देते हैं, जैसे हम लोग abc@.com दे देते हैं, नाउ दिस इज़ एन इनवैलिड ईमेल एड्रेस, तो जो वैलिडेट फ़िल्टर है वो क्या करेगा कि
आपको नल रिटर्न कर देगा। तो नल वैल्यू जब आपको मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो ये इनपुट है ये वैलिड नहीं है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से वैलिडेशन फ़िल्टर्स हैं। कुछ डेटा टाइप स्पेसिफिक हैं, बुलियन, फ्लोट, इंटीजर। इसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि जो इनपुट है वो एक वैलिड बुलियन वैल्यू है या नहीं। जैसे अगर ट्रू फॉल्स होगी, 0 1 होगी, तो ये फ़िल्टर आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू होगी तो आपको ये नल रिटर्न कर देगा। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट है, उसके अंदर आप जो है वो देख सकते हैं कि इनपुट एक वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या नहीं। और कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो एडिशनल ऑप्शंस लेते हैं। जिस तरह फ्लोट के अंदर आप ऑप्शन दे सकते हैं कि एक डेसिमल नंबर है या नहीं। फिर फ्लोट के अंदर आप ये ऑप्शन दे सकते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होगी। इसी तरह इंटीजर के अंदर भी आप ऑप्शन दे सकते हैं कि आपके पास जो इनपुट है वो एक वैलिड मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के बीच में है या नहीं। तो यू कैन प्रोवाइड ऑप्शंस एज अ थर्ड पैरामीटर टू द फिल्टर अंडरस्कोर VAR फंक्शन। इसके अलावा और फिल्टर्स हैं हमारे पास, जिस तरह मैक का फ़िल्टर है। ये आपको बताएगा कि जो इनपुट है ये एक वैलिड मैक एड्रेस है या नहीं, जो आपके पास नेटवर्किंग में यूज़ होता है। एक वैलिड IP एड्रेस है या नहीं, अगर आप वैलिडेट IP का फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। एक वैलिड URL है या नहीं, अगर आप वैलिडेट URL का फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। और ये कुछ RFCs होती हैं जिसके अंदर डिफ़ाइंड हुआ होता है कि एक URL किस किस्म का होगा। बैकेंड पे ये जो चेकिंग होती है, जैसे URLs की चेकिंग है, तो सर्टन RFCs के पर्सपेक्टिव में है, उनके अंदर जो पैटर्न्स डिफाइन किए हुए हैं उनके हिसाब से इनपुट को मैच किया जाता है। इसी तरह आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन का फ़िल्टर है। इस फ़िल्टर के अंदर आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे, आप फ़िल्टर का नाम देंगे फ़िल्टर वैलिडेट रेगुलर एक्सप्रेशन, और फिर थर्ड पैरामीटर आप ऑप्शन का देंगे जिसके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करेंगे। अब इनपुट अगर उस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करती है तो आपके पास जो है वो वही वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको नल मिल जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट वन एग्जांपल जिसके अंदर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। अब लेट्स से हमारे पास इनपुट जो है वो हमारे पास एक CNIC है, और उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं फ़िल्टर वैलिडेट रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमें एज एन ऑप्शन देनी पड़ेगी। जो फ़िल्टर अंडरस्कोर VAR के फंक्शन को आप ऑप्शंस देते हैं वो आप एक एरे की फॉर्म में देते हैं। एरे के अंदर आपके पास फर्स्ट जो उसका इंडेक्स होता है वो ऑप्शंस होता है, और ऑप्शंस के अंदर फिर फर्दर जो आपने वैल्यूज़ देनी होती हैं वो फिर आप एक एरे की फॉर्म में देते हैं। और उसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, और जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफ़ाइन की थी CNICs को मैच करने के लिए वो आप इधर स्पेसिफाई कर देंगे। तो फिर आपके पास ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है अगर इनपुट इससे मैच करेगी तो आपके पास वही इनपुट मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको जो है वो नल वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ वैलिडेट फ़िल्टर्स फॉर चेकिंग इनपुट अगेंस्ट प्री डिफाइंड पैटर्न्स और यूजिंग योर ऑन पैटर्न्स यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। दूसरे जो हमारे पास टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं वो सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। सैनिटाइज फ़िल्टर्स क्या करते हैं कि इनपुट में अगर कोई इनवैलिड कैरेक्टर है तो या तो उसको वो रिमूव कर देंगे या फिर उनको रिप्लेस कर देंगे किसी और कैरेक्टर के साथ, वैलिड कैरेक्टर्स के साथ। एंड यू मस्ट लर्न द सैनिटाइज फ़िल्टर्स, वैलिडेट फ़िल्टर्स, एंड यू मस्ट बी एबल टू यूज़ दैम। क्योंकि जब आपने एक वेबसाइट को सिक्योर बनाना होता है तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आपके पास गलत इनपुट आपके सिस्टम के अंदर ना जाए। जिस तरह अगर आपने यूज़र से जो है वो उसका नाम पूछा है या कोई कमेंट्स लिए हैं, अब वो कमेंट के अंदर अगर एक HTML का टैग डाल देता है और उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट लिख देता है और वो स्क्रिप्ट जो है वो मलिशियस स्क्रिप्ट है, तो जब आपके पास आपका वेब पेज लोड होगा तो वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो है वो इनपुट को प्रॉपरली डील करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द वेबसाइट। आपके पास सैनिटाइज ईमेल फ़िल्टर है। ये आपके पास क्या करेगा कि तमाम कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा एक्सेप्ट लेटर्स, डिजिट्स एंड दीज सिंबल्स। ये सिंबल जो है वो इनपुट से नहीं रिमूव करेगा, इसके अलावा जितने भी सिंबल्स हैं उन्हें रिमूव कर देगा। जिस तरह अगर आप ये कहते हैं कि जी माय आगे आप पैरेंथेसिस के अंदर ईमेल @mail फिर आप स्लैशेस यूज़ करते हैं, तो अब ये इसके अंदर पैरेंथेसिस और जो स्लैशेस हैं वो आपके पास ईमेल एड्रेस के अंदर नहीं हो सकती। वो सैनिटाइज जो ये आपके पास फ़िल्टर सैनिटाइज ईमेल, इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ सैनिटाइज लिखा हुआ है, इट मस्ट बी दिस कंप्लीट थिंग, फ़िल्टर सैनिटाइज ईमेल। यहाँ पे जब आप ये फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो आपके पास इसके अंदर से जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं पैरेंथेसिस और जो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं ये रिमूव हो जाएंगी और आपके पास ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी myemail@mail.com। सो इसके अंदर आप जो है वो अनवांटेड कैरेक्टर्स को रिमूव कर रहे हैं। एक जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फ़िल्टर है वो हमारे पास फ़िल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग है। ये क्या करता है कि HTML टैग्स जो होते हैं उनको स्ट्रिप कर देता है, उनको इनपुट से रिमूव कर देता है। जिस तरह अगर आप ये कहते हैं कि जी आपके पास इनपुट है h1, फिर आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं, फिर आपके पास /h1 है, और इसके अंदर
जो है वो अगर आप फ़िल्टर सैनिटाइज फुल स्पेशल करेक्टर्स यूज़ करें, सॉरी यहाँ पे जो है वो फ़िल्टर का नेम जो है वो आपके पास गलत हो गया, गलत यहाँ पे लिख दिया। इनफैक्ट इट मस्ट बी फ़िल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं तो अब आपके पास जो HTML टैग है ये रिमूव हो जाएगा, /HTML/h1 का जो टैग है ये रिमूव हो जाएगा, और जो आपके पास करेक्टर्स हैं जो इनकोड होने चाहिए वो आपके पास जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं या जो HTML के उसके अंदर सिंबल्स डिफाइंड है उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अप्रोप्रिएटली ये एलिमेंट जिस तरह डबल कोट्स और सिंगल कोट्स हैं ये आपके पास उनके जो HTML एंटिटीज़ हैं उनके साथ रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज़ हेल्पफुल टू मेक श्योर कि आपके पास अगर इनपुट में यूज़र HTML टैग्स दे देता है तो वो आपके डाटाबेस के अंदर ना जाए। इसी से रेलिवेंट, अच्छा इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास HTML के जो टैग्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू कीप दोज HTML टैग्स, आप उसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप जो लेस देन का सिंबल है और जो टैग्स हैं उनको आप HTML एंटिटी से रिप्लेस कर दें। तो उसके लिए आप सैनिटाइज फुल स्पेशल करेक्टर्स का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इसे जब आप ये इनपुट देंगे तो इसके अंदर लेस देन रिप्लेस हो जाएगा %LT से, जो HTML के अंदर एंटिटी डिफाइंड है लेस देन के लिए। H1 आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन जो है वो HTML एंटिटी से रिप्लेस हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसके अंदर आपके पास HTML टैग्स रिमूव नहीं होंगे, लेकिन लेस देन जो है वो %LT से रिप्लेस हो जाएगा। इसका एडवांटेज क्या होगा? यूज़र ने लेट से एक HTML टैग दे दिया जो आपने डाटाबेस के अंदर सेव कर दिया, अब PHP की फ़ाइल उस वैल्यू को रीड करती है और वेब पेज पे डिस्प्ले करती है। तो जब वेब पेज पे डिस्प्ले होगा तो वो एज सिंबल डिस्प्ले होगा, मतलब LT जब रेंडर होगा ब्राउज़र में तो वो आपको नज़र तो लेस देन आएगा, लेकिन वो एज अ स्क्रिप्ट या एज अ HTML टैग वहाँ पे उसकी फंक्शनलिटी जो है वो काम नहीं करेगी। तो इट वुड बी जस्ट ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी उसके अंदर ब्रीच नहीं होगा। तो आप मेक श्योर करें कि आइदर यू यूज़ फ़िल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग और फ़िल्टर सैनिटाइज फुल स्पेशल करेक्टर्स व्हेन एवर यू आर saving, taking an input from a form from a user and storing it into a database. इसके अलावा आपके पास और सैनिटाइजेशन के फ़िल्टर्स हैं, जिस तरह आपके पास ऐड स्लैशेस है। ऐड स्लैशेस का एक फंक्शन भी होता है, ये बैकएंड पे उस फंक्शन को कॉल करता है। इनकोडेड है जो आपके पास इनकोड करेगा, नंबर फ्लोट है, इंटीजर है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, URL है। तो इसके अंदर अगेन कुछ आपके इनपुट के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को वो इट वुड रिटेन अ फ्यू कैरेक्टर्स, और जो अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं जो इस पैटर्न के अंदर लाई नहीं करते उनको इनपुट से रिमूव कर दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग यूज़र इनपुट को प्रोग्रामेटिकली वैलिडेट कर सकते हैं, आइदर यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस और यूजिंग फ़िल्टर्स। ये तो एक टेक्निकल चीज़ है कि हम लोग ये काम करेंगे किस तरह, लेकिन जब आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो आप अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो इससे यूज़र जो डाटा इनपुट कर रहा है उसके लिए आसानी हो सकती है। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। जब आपने इनपुट को वैलिडेट करना है तो यू हैव टू चेक अ फ्यू थिंग्स, जिस तरह जो आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई है या मिल गई नहीं मिली, कोई मिसिंग फील्ड तो नहीं है आपके पास, डाटा टाइप जो है वो करेक्ट है या नहीं, जिस तरह अगर आप एज ले रहे हैं तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, यूज़र ने कहीं स्ट्रिंग तो नहीं दे दिया, करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं, जिस तरह अगर मोबाइल नंबर आप ले रहे हैं या CNIC ले रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ठीक है या नहीं। आपके पास जो है वो उसे आप कंपेयर करके देखें कि सर्टन आपके पास वैल्यू से वो चीज़ मैच करी है या नहीं। जिस तरह अगर आप कलर ले रहे हैं तो आपके पास जो प्री डिफाइंड कलर्स हैं रेड ग्रीन ब्लू या जो भी आप सपोर्ट करें उनसे वो चीज़ मैच करी है या नहीं। रेंज को आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह अगर आप यूज़र से एज ले रहे हैं तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जी ये 0 से लेकर लेट से 150 के बीच में होनी चाहिए, तो रेंज को आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हो सकती हैं इनपुट को वैलिडेट करने की। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यूज़र ने अगर कोई गलत इनपुट दे दी तो यू हैव टू टेल द यूज़र, राइट। जिस तरह आपके पास एक फॉर्म है उसके अंदर यूज़र ने ईयर गलत दे दिया, जो आपके पास पेंटिंग की लेट से हाइट है वो गलत दे दी, उसके अंदर कोई इनवैलिड करेक्टर है, तो आप यूज़र को बताएं कि ये इनपुट फील्ड्स जो हैं वो आपके पास आपने गलत प्रोवाइड किए हैं। ये बताना क्यों ज़रूरी है?
कि अगर आप नहीं बताएंगे और इसे एज इट इज़ डेटाबेस में सेव कर लेंगे तो आपके पास डेटाबेस जो है वो आपके पास उसमें वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और फिर अगर आप यूज़र को खाली ये कह देते हैं कि दीज वैल्यूज़ कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द डेटाबेस, तो यूज़र जो है वो अपनी सारी इनपुट्स को देखता रहेगा कि कौन सी इनपुट मैंने गलत की है। तो आप अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कराना यूज़र को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग अ लार्ज मैसेज कि ये इनपुट वैल्यू आपने गलत दी है, जस्ट शो द एरर एट अप्रोप्रिएट प्लेस। इस तरह अगर टाइटल जो है वो यूज़र ने नहीं प्रोवाइड किया तो आप उससे बता दें कि जी टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, इट कैन नॉट बी एम्प्टी, ईयर इज़ रिक्वायर्ड, इट कैन नॉट बी एम्प्टी, और अप्रोप्रिएट जगह पे आप अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करा दें। इनफैक्ट जो फील्ड्स आपके पास रिक्वायर्ड हैं उनके आगे आप एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं, स्टैरिक का लेट्स से, राइट, और लेट्स से वेट भी रिक्वायर्ड है, हाइट भी रिक्वायर्ड है, और नीचे आप लिखते हैं स्टैरिक के आगे के दीज आर द रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो इस तरह विजुअली जो है वो क्लू मिल जाएगा यूज़र को कि कौन कौन सी फील्ड्स उसने लाजमन फिल करनी है। इसके अलावा जब यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है और वो सारा फॉर्म फिल करके जब सबमिट का बटन दबाता है और फिर उसे पता चलता है कि अच्छा उसने कुछ इनपुट जो है वो गलत की है, तो इट माइट बी अनोइंग फॉर द यूज़र, क्योंकि एक मरतबा वो सारा फॉर्म फिल कर चुका है। तो इट्स गुड कि आप जो इनपुट ले रहे हैं उसके साथ आप यूज़र को गाइड कर दें कि इनपुट किस किस्म की होनी चाहिए। आप छोटा सा एक मैसेज लिखते हैं कि आपके पास लेट्स से अगर टाइटल है ये रिक्वायर्ड है, ईयर है ये आपके पास जो है वो लेट्स से 500 से लेके 2014 तक होना चाहिए अगर आप पास्ट आर्ट वर्क्स की जो है वो बात कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास फील्ड ले रहे हैं आप उसके बारे में आप थोड़ा सा क्लू दे दें, उसके नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि किस किस्म की इनपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यूज़र जब उसे पढ़ के इनपुट देगा तो ऑफ कोर्स देयर इज़ वेरी हाई चांस कि वो ठीक इनपुट देगा, राइट। और फिर भी अगर वो गलत इनपुट देता है तो फिर आप उससे जो इनपुट उसने गलत दिया वहाँ पे आप उसे मेंशन कर दें कि ये इनपुट आप करेक्ट कर दें। और इसके लिए जो है वो आप प्लेस होल्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास अगर हाइट है, अगर आप कहते हैं कि जी सेंटीमीटर्स में हाइट दें, तो आप प्लेस होल्डर के अंदर इनपुट के साथ प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करें और उसके अंदर आप लिखते हैं कि जी एंटर द हाइट इन सेंटीमीटर्स। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि फॉर्म के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या इवन अगर सिंपल इन्फॉर्मेशन भी है तो आप जो इनपुट फील्ड है उसके साथ आप एक क्वेश्चन मार्क अटैच कर दें। इट वुड बी अ बटन। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो यूज़र को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। एक सिंपल सा मैसेज भी हो सकता है और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है विद एग्जांपल्स कि किस किस्म की इनपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब आप एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर यूज़र से डाटा ले रहे हैं तो वहाँ पे आप इनपुट मास्क्स को यूज़ करें। यू कैन यूज़ द पैटर्न एट्रीब्यूट इन HTML5, जिसके अंदर आप पैटर्न डिफ़ाइन करेंगे तो यूज़र को जो है वो पता लग जाएगा कि किस पैटर्न में उसने देना। और फिर प्लेस होल्डर्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं कि इस किस्म की फॉर्मेट में डाटा होना चाहिए। लेकिन इनपुट मास्क के अंदर ये होता है कि आप यूज़र को बाउंड करते हैं कि वो एक ख़ास वे में इनपुट दे। जिस तरह आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये कर सकते हैं कि अगर यूज़र से आपने कोई एक ख़ास फॉर्मेट में लेट्स से फ़ोन नंबर ही लेना है तो आप इस तरह करली ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, अंडरस्कोर्स यूज़ कर लें, और यूज़र जो इनपुट देता जाए वो आप उस इन अंडरस्कोर्स को आप उस इनपुट से रिप्लेस करते जाएँ, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि वो जो इनपुट दे रहा है वो ठीक फॉर्मेट में दे रहा है। तो यू कैन यूज़ इनपुट मास्क एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, एज अ वेब डेवलपर आपने इनपुट वैलिडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इनपुट वैलिडेशन है इट कैन बी डन एट डिफरेंट प्लेसेस। लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेसेस वेयर वी कैन डू इनपुट वैलिडेशन। अगर हम लोग वैलिडेशन को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो कौन कौन सी जगहें जहाँ पे हम लोग इनपुट वैलिडेशन कर सकते हैं। यूज़र जब फॉर्म को सबमिट करता है तो पहली जो वैलिडेशन है, अगर आपने HTML की जो इनपुट आपके पास फील्ड्स हैं उन्हें अप्रोप्रिएटली यूज़ किया हुआ है। HTML5 जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप बता सकें कि जो इनपुट है ये आपके पास टाइम है, डेट है,
नंबर है, अगर नंबर है तो एक स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप HTML के कोड के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो पहला तो आपने ये काम करना है कि आपने HTML5 के जो टैग्स यूज़ करें, जनरल HTML के जो टैग्स यूज़ करें, उसके अंदर आप जहाँ तक हो सके अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते वहाँ पे आप वैलिडेशन करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यूज़र जब कोई इनवैलिड वैल्यू देगा तो ब्राउज़र उसी वक्त उसको दिखा देगा कि ये वैल्यू जो है वो वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर वो एक वैलिड इनपुट दे देता है तो फिर लेट्स से अगर HTML के अंदर उस इनपुट को वैलिडेट करने की सपोर्ट नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, या वो सपोर्ट नहीं है जो आप चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि सेकंड लेवल पे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनपुट को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, आप उसके अंदर आप मे बी उसका पैटर्न चेक कर सकते हैं, आप इसके अंदर और जो रिक्वायर्ड आपके पास डाटा है, जो उसकी रेंज है, या और कोई भी चीज़ है जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब अगर तो उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो फिर आप अप्रोप्रिएट जगह पे अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो आप डिस्प्ले करेंगे। अगर आपके पास एरर नहीं आता तो फिर आपके पास फॉर्म चला जाएगा सर्वर एंड पे। अब सर्वर एंड पे PHP का कोई स्क्रिप्ट होगा जो इस फॉर्म को रिसीव कर रहा होगा। अब जब आपने उस फॉर्म को PHP के अंदर रिसीव किया तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने HTML के अंदर भी इसको चेक कर लिया, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चेक कर लिया, PHP पे क्या ज़रूरत है। नहीं, यू हैव टू चेक एट द PHP लेवल और द सर्वर साइड एज वेल, एंड इन फैक्ट सर्वर साइड वैलिडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। आप PHP के अंदर दोबारा आप सारी इनपुट को वैलिडेट करेंगे। अगर आपके पास वो इनपुट इनवैलिड है तो फिर आप ये फॉर्म दोबारा यूज़र को भेजेंगे जिसके अंदर आप हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से एरर्स हैं, और यूज़र से वो आप फॉर्म जो है वो दोबारा इनपुट लेंगे। और अगर PHP में आपने चेक किया और आपके पास कोई एरर्स नहीं मिले तो फिर आप उस फॉर्म से जो आपने डाटा इनपुट लिया है उसको आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो इसके अंदर हमें फिर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर वैलिडेशन करने की ज़रूरत ही क्या है। देखें, जो आप HTML के थ्रू वैलिडेशन करेंगे या जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन करेंगे, उससे आपके पास सर्वर का वर्कलोड कम होगा, राइट। पहले से आपके पास वैलिड डाटा आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी HTML के अंदर वैलिडेशन होगी और जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन होगी, इट वुड बी इंस्टेंटेनियस वैलिडेशन। यूज़र को विद इन नो टाइम पता लग जाएगा कि उसने कौन कौन सी इनपुट ठीक नहीं दी। अब अगर ये चीज़ जो है वो आपके पास सर्वर के पास जाती है, एक आपके पास वेबसाइट पे एक एक्सेस हो रहा है, एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, वो उसको चेक कर रहा है, फिर उसके बाद वो रिटर्न कर रहा है, तो इट माइट टेक अ फ्यू सेकंड्स। और फिर यूज़र के लिए जो है वो बार बार फॉर्म को करेक्ट करना और फिर सर्वर पे जाना वापस आना, इट माइट बी वेरी अनाइंग फॉर द यूज़र। तो क्लाइंट साइड पे HTML और जावास्क्रिप्ट का जो मेन पर्पज़ है वैलिडेशन का वो ये कि यूज़र को जो है वो इंस्टेंटेनियसली पता चल जाए उसने कोई इनपुट गलत किया और उसी वक्त उसको करेक्ट कर ले। अगर आप सिर्फ सर्वर साइड पे वैलिडेशन कर देते हैं तो फिर आपके पास उससे इशू ये होगा कि यूज़र जो है वो एनॉय होगा और टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ऑफ कोर्स सर्वर के ऊपर भी बार बार रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स होंगे तो आपके पास जो है वो सर्वर का लोड भी बढ़ेगा। एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जो आपके पास HTML की वैलिडेशन है और जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड वैलिडेशन है, इट इज़ नॉट रिलायबल, इट कैन बी ट्वीक्ड, इट कैन बी डिसेबल्ड। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो क्लाइंट साइड की वैलिडेशन है जो HTML और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है, सिर्फ उस पर आपने डिपेंड नहीं करना, आपने सर्वर साइड पे वैलिडेशन लाजमन करनी है। इनफैक्ट अगर हम लोग ये कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट वैलिडेशन कौन सी है, तो इट इज़ द वैलिडेशन विच इज़ डन ऑन द सर्वर साइड। और अगर हम लोग ये कहें कि अगर हमें सिर्फ एक वैलिडेशन करनी है तो वो कहाँ पे होनी चाहिए, इट मस्ट बी ऑन द सर्वर साइड। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट इज़ रिकमेंडेड टू डू वैलिडेशंस एट ऑल द प्लेसेस। आप HTML के अंदर भी अप्रोप्रिएट टैग्स और एट्रीब्यूट्स यूज़ करें, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनपुट को वैलिडेट करें, और फिर आप सर्वर साइड पे तो लाजमन इनपुट को वैलिडेट करेंगे ही करेंगे। और सर्वर साइड पे कैसे करेंगे उसके हम लोगों ने मुख्तलिफ तरीके देखे हैं। आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो देख सकते हैं स्ट्रिंग आपके पास सेट है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं, इस सेट और एम्प्टी के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास PHP फ़िल्टर्स जो हैं वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं टू वैलिडेट योर इनपुट।